Hello students, welcome back. In the last lecture we were talking about limitations of Bohr's model. बच्चों अभी तक हम तीन मॉडल डिस्कस कर चुके हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल। इन तीनों ही मॉडल्स में हमने इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के बारे में बात की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी उस टाइम पर हुई नहीं थी जब ये तीनों मॉडल्स दिए गए थे। जब बोर का मॉडल प्रपोज किया गया उसके बाद में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों 1913 में एक साइंटिस्ट थे हेनरी मॉसले। इन्होंने ये सोचा कि एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम एटम का मास निकालें तो एटम का मास किसके बराबर होना चाहिए? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स लाइटर है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन काफी हल्का है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर नेग्लेक्ट कर दें अप्रोक्सीमेट मास पता करने के लिए, if mass of electron is neglected due to its small value as compared to mass of proton, so we can say that mass of an atom is approximately equal to the mass of proton present in it. तो ये बात हेनरी मॉसले जो है वो अज्यूम कर रहे थे, ये इनका अजम्पशन था। This was the assumption. अब प्रैक्टिकली जब ये पता किया गया कि किसी भी एटम का मास क्या उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उनके बराबर है, तो हमें ये पता चला दैट मास ऑफ एटम इज कमिंग आउट टू बी ग्रेटर देन द टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा आ रहा था मास ऑफ एटम, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला। तो इसका ये मतलब हुआ कि हेनरी मॉसले ने जो अज्यूम किया था वो प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। तब इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, इनका ये कंक्लूजन था कि क्योंकि मास ऑफ एटम इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, हेंस एनी अदर पार्टिकल इज ऑल्सो प्रेजेंट in the atom which is not known। तो इन्होंने ये बोला इस बेसिस पे कि अभी हमें कोई पार्टिकल है जो एटम के अंदर होता है और वो नहीं पता है, हो सकता है फ्यूचर में डिस्कवर हो जाए। तो यहां से इन्होंने इनडायरेक्टली एक और पार्टिकल एटम के अंदर होने की बात कह दी। अब इसके बाद में क्या होता है? ऑलमोस्ट 20 इयर्स के बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था जेम्स कैडविक। ईयर था 1932। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अपने एक्सपेरिमेंट में ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स with some light element such as beryllium और बोरॉन। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि अल्फा पार्टिकल जिसको हम हीलियम न्यूक्लियाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल का सिंबल होता है, इसको जब हम कोलाइड करवाते हैं एक बेरिलियम के एटम के साथ, बेरिलियम के एटम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर 9 होता है। जब ये इसके साथ टकराता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन
12 आइसोटोप में। अब देखो यहां पर 2 + 4 6, एटॉमिक नंबर 6 आ गया, लेकिन 4 + 9 ये है मास नंबर। 4 + 9 कितना आ रहा है? 13, और यहां पर क्या आ रहा है तुम्हारा मास नंबर? 12। तो इसका मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कोई पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और ये पार्टिकल जो है अभी इसका चार्ज और मास जो है वो नहीं पता। इनको सिर्फ इतना पता चला कि कोई पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी एटॉमिक मास यूनिट जो है वो 1 है। फिर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो दूसरे एटम के साथ रिपीट किया। फिर से इन्होंने अल्फा पार्टिकल जो है इसको कोलाइड करवाया, और इस बार कोलाइड करवाया बोरॉन के साथ। तो ये जब आपस में कोलाइड होते हैं तो ये एक नया एटम बनाते हैं नाइट्रोजन का, और इसका एटॉमिक मास रहता है 40। फिर से एक एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, सेम पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ। तो इन्होंने इस पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए अब कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जैसे कि मैं यहां पर 2 एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं। इनको यह पता चल गया कि कोई पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। तो ये पार्टिकल, इसके ऊपर चार्ज कौन सा है, ये पता लगाने के लिए ही अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? 2 प्लेट्स होती है, एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। जो भी तुम्हारा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराओगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल सीधा ही निकल गया, ना ये इधर बैंड हुआ और ना ही ये इधर बैंड हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ दिस पार्टिकल पास्ड थ्रू undeflected. It means that this particle is neutral. इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको ये पता चला कि ये न्यूट्रल पार्टिकल है, और इस वजह से इसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन was name given to this particle. अब जब इसका मास पता लगाया गया तो इसका मास जो है वो ऑलमोस्ट प्रोटॉन के बराबर था। मास ऑफ दिस पार्टिकल was found to be almost similar to प्रोटॉन। तो इस तरीके से डिस्कवरी होती है न्यूट्रॉन की। तो अब अगर हम एटम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इन सब के चार्ज और मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और अगर हम मास की बात करें तो व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं, प्रोटॉन में भी चार्ज -19 कूलम। ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, इतना ही डिफरेंस था। मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें इस पे कोई चार्ज नहीं था, ये 0 चार्ज। मास की अगर हम बात करें तो 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम। ये वैल्यू आ गई मास और चार्ज इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। दीज 3 आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम बनाने वाले पार्टिकल्स हैं वो बोला जाता है इनको। अब देखो बच्चों, इन वैल्यूज में अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास में तीसरे डिजिट पे जाके डिफरेंस आता है। अब एक सवाल पूछा गया, विच इज द हैवीएस्ट
सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटम। एटम का हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा होगा? तो क्या आंसर आएगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल इन द एटम। और लाइटेस्ट अगर पूछे तो ये लाइटेस्ट हो गया क्योंकि ये सबसे हल्का है। तो ये हो गए हमारे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो जो कंसेप्ट हमने 9th क्लास में पढ़े थे वो यहां पर दोबारा से रिवाइज करते हैं हम। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, मास नंबर क्या होते हैं। तो टर्म्स रिलेटेड टू एटम, सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर बोला गया इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एटॉमिक नंबर, या फिर इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब प्रोटॉन्स जो है क्योंकि इनका नंबर चेंज नहीं होता, चाहे हम एटम ले न्यूट्रल, चाहे हम कोई चार्ज एटम ले लें, इस वजह से यहां पर आप जनरली न्यूट्रल भी लिख सकते हैं, चार्ज भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर बताना है आपको। हमने एग्जाम्पल ले लिया कार्बन का। तो कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही प्रोटॉन होते हैं। तो अभी ये न्यूट्रल एटम, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल एटम बोला जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर आ गया 6। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि कार्बन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, अब बताइए इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? तो इसमें बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही थे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसके प्रोटॉन की बात की जाए तो इसमें अभी भी 6 प्रोटॉन ही है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसका एटॉमिक नंबर अभी भी 6 ही है। तो इसीलिए इस डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड लिखा गया है स्पेशली कि अगर इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट करते हो तो ऐसा सिर्फ न्यूट्रल एटम में ही कर सकते हो। न्यूट्रल एटम में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एटॉमिक नंबर। अगर कोई चार्ज आ गया एटम के ऊपर तो फिर आप एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर लिखेंगे। तो ये हो गई एटॉमिक नंबर की बात। इसके बाद में आता है मास नंबर। मास नंबर, मास नंबर जो है इसकी वैल्यू होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन से ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स हेवियर थे, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लेक्ट कर देते हैं और इन दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर लेते हैं मास नंबर पता करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आपने 9th क्लास में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की होंगी जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को ऐड करके मास नंबर निकालते हैं। एग्जाम्पल कार्बन का हमें मास नंबर पता करना है, तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है तो इसका मास नंबर हो जाएगा 12 और ये हो गया कार्बन का 12 आइसोटोप। लेकिन एक और कार्बन का एटम होता है जिसमें प्रोटॉन्स होते हैं 6 लेकिन न्यूट्रॉन्स होते हैं 7, तो इसका मास नंबर क्या आ जाता है 13। तो उसको क्या बोलते हैं हम? दिस इज कार्बन का 13 आइसोटोप। एक और कार्बन का एटम होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 हो जाते हैं, तो ये फिर हो जाता है टोटल मास नंबर 14। तो इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कार्बन 14 आइसोटोप। तो इस तरीके से हम मास नंबर निकालते हैं बाय एडिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये हो गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब देखो बच्चों कई सारे टर्म्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम एटॉमिक सिंबल जो है इसको देख लेते हैं। एटॉमिक सिंबल जो है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक सिंबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ZXA। ये है मास नंबर कह लो इसको, ये है एलिमेंट का सिंबल
और ये है एटॉमिक नंबर। तो हम शुरू करते हैं हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का जब हम सिंबल लिखते हैं 1H1, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन। हीलियम 2He4, तो इसका एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, ये हो गया हीलियम। तो आई होप ये सभी को आते होंगे, 9th क्लास में आपने किए होंगे। लिथियम का 3,7, तो ये सिंबल हो गया जिसमें हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को साथ साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं एलिमेंट के साथ। अब देखो बच्चों क्या होता है, कई ऐसे एटम एग्जिस्ट करते हैं नेचर में जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है। कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं आइसोटोप्स किसको बोला जाता है। आइसोटोप्स उन एटम्स को बोला जाता है, these are the atoms of an element which have same atomic number but different mass number। तो देखो बच्चों यहां पर एक एलिमेंट के एटम्स, तो आपके एटम्स जो है वो एक ही एलिमेंट के होंगे, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स नहीं हो सकते। तो अगर मैं आइसोटोप कह रहा हूं तो सारे आइसोटोप जो है वो एक ही एलिमेंट के होंगे। जैसे मैं हाइड्रोजन के आइसोटोप यहां पर बता रहा हूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। अब देखो इसमें यहां पर एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर क्या है, तीनों का सेम है, एटॉमिक नंबर इज सेम। डिफरेंस कहां है, दिस इज मास नंबर, मास नंबर इज डिफरेंट। तो ऐसे एटम्स को क्या बोला जाएगा, दीज आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो नेचर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। यूरेनियम 235, 238। तो इस तरीके से कई सारे ऐसे एलिमेंट्स मिलेंगे आपको नेचर में जिनके आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी आइसोटोप्स में से कोई एक आइसोटोप ऐसा होगा जो अबंडेंट होगा। तो जैसे मैं अगर इन्हीं तीनों की बात करूं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा अबंडेंट ये आइसोटोप है नेचर में, दिस इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन नेचर। और सबसे कम अबंडेंट जो है वो ये है, दिस इज कॉल्ड ट्रीटियम। इस आइसोटोप का नाम होता है ट्रीटियम, इसका नाम होता है ड्यूटेरियम। तो ये लीस्ट अबंडेंट आइसोटोप है और ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप है नेचर के अंदर। तो आइसोटोप वो एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर डिफरेंट होता है। अब आ जाते हैं हम अगले टर्म पे। अगला टर्म है आइसोबार। व्हाट इज इट, आइसोबार? आइसोबार, these are the atoms of different element। ये कभी भी सेम एलिमेंट के नहीं होते, ये हमेशा डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। These are atoms of different element which have different atomic number but same mass number। तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया तो एलिमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ऐसे एटम्स जो है वो हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स के ही देखने को मिलते हैं। एग्जांपल लेते हैं 6C14 और 7N14। अब देखो बच्चों, ये कार्बन का 14 वाला आइसोटोप है, ये आइसोटोप है कार्बन का, और ये नाइट्रोजन का जो मोस्ट अबंडेंट एटम है वो है। इन दोनों के ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन इनके मास नंबर जो है सेम है। तो इनको क्या बोला जाएगा, दे आर कॉल्ड
आइसोबार। तो ये हो गए आइसोबार। तो ये चीजें आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, यहां पर जस्ट आपको एक बार रिवाइज करना है, इसमें कोई नई चीज नहीं देख रहे हम। इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट आइसोटोन। आइसोबार के बाद में आएंगे थर्ड आइसोटोन। नाउ व्हाट आर आइसोटोन्स? दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have different atomic number and different mass number, but same number of neutrons in इट। तो ऐसे एटम्स, दो डिफरेंट एलिमेंट के जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो सेम है, दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। एग्जांपल लेते हैं यहां पर 6C13 और 7N14। अब देखो बच्चों यहां पर अभी हमने पीछे एक फॉर्मूला लिखा था, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इट विल बी इक्वल टू मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 13 माइनस 6 7। तो यहां पर 7 न्यूट्रॉन है इस एटम के अंदर। ऐसे ही इसका भी हम 14 माइनस 7 करेंगे, क्या वैल्यू आएगी? 7। तो 7 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। तो ये दो ऐसे एटम हो गए जिनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट, मास नंबर भी डिफरेंट, लेकिन इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम आ रहे हैं। तो दे आर कॉल्ड आइसोटोन। इनको हम बोलेंगे आइसोटोन। तो ये दोनों आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो ये हो गए आइसोटोन। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। फोर्थ टर्म है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको बोलते हैं? दीज आर दी एटम्स और आयंस which have same number of electrons in them are called isoelectronic species. Example लेते हैं F minus neon, Na plus, Mg2 प्लस, यहां O2 नेगेटिव भी ऐड कर देते हैं। अब देखो ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। कैसे प्रूव करेंगे? ऑक्सीजन पे देखो कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर होता है 8। मतलब इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसने कहीं और से एक्सेप्ट किए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये वो एटम्स या आयंस होते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अब देखो फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इज 9। तो 9 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से एक्सेप्ट किया। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई चार्ज नहीं है, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11।
तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं और ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सभी एटम और आयंस, इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, तो इनको बोला जाएगा दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ये हो गया। इसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दीज आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। फिफ्थ टर्म इज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं, अब देखो यहां पर एटम नहीं, ये मॉलिक्यूल के लिए टर्म यूज होता है। दीज आर द मॉलिक्यूल विच हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स of different elements and same number of total electrons, they are called isosters. एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक CO2 और N2O। देखो बच्चों, इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो टोटल कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। यहां पर भी देखो 2 नाइट्रोजन के एटम है, 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो टोटल कितने एटम हो गए, 3 एटम हो गए। तो दे हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स इन देम, दोनों में टोटल नंबर ऑफ एटम्स सेम है। अब निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं दोनों के अंदर, टोटल नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, तो 6 एटॉमिक नंबर है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 + 16 दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के अंदर। अब इसको देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने आएंगे, एक नाइट्रोजन का एटम है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन थे एक एटम में, 2 एटम में कितने हो जाएंगे, 2 × 7, 1 × 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कितना हो गया, 14 + 8 22 इलेक्ट्रॉन। तो आइसोस्टर्स उन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है जिनके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, दे आर कॉल्ड आइसोस्टर्स। अब आ जाते हैं एक और टर्म पे, दिस इज कॉल्ड आइसोडायफर्स। आइसोडायफर किसको बोलते हैं, दीज आर दी atoms of different element which have same difference between number of protons and neutrons. They are called isodiaphers. क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ 2 अलग अलग एटम्स होंगे, इन दोनों अलग अलग एटम्स के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 92U 238, ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है, 92U 238, और थोरियम इसका एटॉमिक नंबर 90 होता है और इसका एक आइसोटोप अपने ले लिया 234। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक नंबर जो होता है उसके बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर,
कितना आ गया 6 146। दिस इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमने क्या लिखा है डेफिनेशन में, डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो डिफरेंस निकालो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना हो जाएगा 146 माइनस 92 कितना आया 54। अब इसका निकालते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 90, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 234 माइनस 90 144। डिफरेंस निकालो, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन इज 144 माइनस 90 क्या आया 54। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट था और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट था, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट था, मास नंबर भी डिफरेंट था। तो ये उन एटम्स को बोला जाता है जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, मास नंबर डिफरेंट हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम आ जाए, दे आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। तो ये हो गए हमारे टर्म्स रिलेटेड टू एटम्स। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, अ मोनो एटॉमिक anion of unit charge has 45 neutrons and 36 electrons. Identify the atom and also mention atomic number and mass number with it. Atomic number and mass number with it. तो देखो बच्चों, यहां पर जो है वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। हमें दिया क्या है, एक मोनो एटॉमिक एनायन है, इस वर्ड के ऊपर फोकस करना है आपको। एनायन दे रखा था हमें, मतलब कोई एलिमेंट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। यूनिट चार्ज दिया, इसका मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। तो एनायन जो होते हैं उसमें नेगेटिव चार्ज होता है और यूनिट चार्ज का मतलब एक नेगेटिव चार्ज है। और इसके अंदर अब 45 न्यूट्रॉन्स है और 36 इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं। तो ये 36 इलेक्ट्रॉन जो है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसने किसी और से लिया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब पता लगाएंगे, इस एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन थे तो वो कितना आ जाएगा 35। तो कहने का मतलब है ये न्यूट्रल जब होगा तो इसमें 35 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 35 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 35 ही प्रोटॉन्स होंगे, तभी न्यूट्रल हो पाएगा। तो अब ये बताओ कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। तो आंसर आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द एटम विच हैज एटॉमिक नंबर 35 और इसका मास नंबर कितना आएगा। तो इसने हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे रखे थे 45, प्रोटॉन्स आपने निकाल ही लिए 35, तो क्या आ जाएगा 80। तो मास नंबर हो गया 80 और इस पे चार्ज कितना है -1। तो आप लिख सकते हैं एटॉमिक नंबर इज 35, mass number is 80 and this is the symbol of this negatively charged anion। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और थ्योरेटिकल एग्जाम में भी। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना बच्चों, आपको असाइनमेंट में ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हो चुकी है, प्रोटॉन की भी डिस्कवरी हो चुकी है और न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो चुकी है, बट स्टिल बोर मॉडल जो दिया गया था उसकी कुछ लिमिटेशंस जो थी वो हमने पढ़ी थी। तो बोर मॉडल के फेल होने के बाद अब आगे जो है वो एक नया मॉडल दिया जाता है, लेकिन इस नए मॉडल को भी प्रपोज करने से पहले कुछ और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अभी हम उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की बात करेंगे
जिसकी वजह से डेवलपमेंट लीडिंग टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो जो आगे हम मॉडल पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये लास्ट मॉडल है जो हम आज के टाइम पे यूज करते हैं एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। तो ये मॉडल जो है ये किन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे दिया गया। तो बोर का मॉडल जो है वो उसके कई लिमिटेशंस जो थे वो सामने आए थे। अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं दिस इज कॉल्ड डी ब्रॉगली रिलेशन। डी ब्रॉगली रिलेशन जो है वो क्या कहता है? तो ये रिलेशन कहता है कि हमने जो पीछे पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये इस बात को सपोर्ट कर रही थी कि रेडिएशन जो है इनका वेव कैरेक्टर होता है। लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जिनकी वजह से मैक्स प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी और इन्होंने ये बोला ये रेडिएशन कंटिन्यूअस नहीं होती बल्कि ये रेडिएशन छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो आती है और इन छोटे छोटे पैकेट्स को, इन छोटी छोटी रेडिएशंस को बोला जाता है फोटोन। तो इस रेडिएशन के अंदर एक पार्टिकल कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, ये कहना था मैक्स प्लैंक का। दैट रेडिएशंस हैव स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। सो पार्टिकल कैरेक्टर ही वाज टॉकिंग अबाउट। तो मैक्स प्लैंक ने एक नया आइडिया दिया था कि रेडिएशंस के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये साइंटिस्ट आते हैं डी ब्रॉगली। इन्होंने ये बोला कि जैसे रेडिएशंस जो है इनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ऐसे ही कोई भी मैटर, अब उस मैटर के अंदर जो है वो सभी चीजें आ जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पार्टिकल, सभी मैटर के साथ एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है। वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड विद ऑल दी मैटर। और इसलिए इन्होंने ये बोला ड्यूअल नेचर होता है रेडिएशन का भी और मैटर का भी। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये था इनका आइडिया। तो इन्होंने इन दो चीजों को जब रिलेट होते हुए देखा तो इन्होंने मैटर को भी वेव कैरेक्टर के साथ रिलेट कर दिया। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो इन्होंने बोला। समझते हैं बच्चों इसको मैं तुम्हें एक एग्जांपल देके समझाता हूं। आजकल हम जो मूवीज वगैरह देखते हैं इनके अंदर जो कैमरा होता है शूटिंग में जो यूज किया जाता है, ये कैमरा जो है वो किसी भी फास्ट एक्शन को स्लो करके दिखा सकते हैं। मतलब ये इतना अच्छा रेजोल्यूशन जो है वो कैरी करते हैं कि ये किसी भी फास्ट एक्शन को भी बड़ा स्लो कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड जो है वो घटा सकते हैं। तो जब आप बुलेट फायरिंग का सीन देखते हैं कभी मूवी वगैरह में, तो आपने देखा होगा जब बुलेट ट्रैवल करती है तो मूवीज में ये दिखाया जाता है वेव्स निकल रही होती है उसके साइड से। यही बात डी ब्रॉगली ने बोली थी। ये कहते हैं कि बुलेट जो है वो एक मैटर है, वो एक सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस जब किसी स्पीड से ट्रैवल करता है तो इसके साथ कुछ रेडिएशंस एसोसिएटेड होती है। तो इन्होंने इनडायरेक्टली वही बात बोली जो मैक्स प्लैंक कहना चाह रहे थे। उन्होंने ये बोला था कि रेडिएशंस के अंदर पार्टिकल कैरेक्टर होता है, इन्होंने उल्टा रिलेशन बोला। इन्होंने बोला पार्टिकल के साथ वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से ये रिलेशन जो है वो अब डेली लाइफ पे अप्लाई होती है। अब देखो बुलेट जो है, बुलेट का मास बहुत कम होता है तो इसके साथ जो वेव्स होती है वो हमें जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। लेकिन अगर कोई बस ट्रैवल कर रही है रोड पे तो बस का मास बहुत ज्यादा होता है, इसके साथ जो वेव्स जुड़ी हुई होंगी वो बहुत छोटी होंगी। तो आप कितना भी हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगा लो, इन रेडिएशंस को आप कैच नहीं कर पाओगे। तो डी ब्रॉगली रिलेशन
सभी मैटर के ऊपर अप्लाई होता है। अब मैं यहां पर डेफिनेशन लिख देता हूं। All material particles, all the material or particles, that is electron, proton, neutron, atom, molecule, bullet, ball, human beings, bus, truck, car, etc. have a wave character associated with them. These waves are called matter waves. And the wavelength of these matter wave can be calculated by using the relation lambda is equal to h upon mv. This relation can be used to find out the wavelength of the matter wave which are associated with any of these things. तो हमारे सराउंडिंग में कोई भी चीज है, अगर वो चीज मूव करती है तो उसके साथ एक वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ होगा, और ये वेव कैरेक्टर हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन का यूज करके। अब बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, बॉडी मूव करती हुई होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए बॉडी के अंदर। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना, दी मैटर मस्ट बी मूविंग, तो ही उसके साथ वेव कैरेक्टर दिखाई देगा, पता चलेगा, अदरवाइज नहीं। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो उसकी वेवलेंथ जो है वो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो ये रिलेशन जो है वो कहां से आती है, डेरिवेशन ऑफ दिस रिलेशन। मैक्स प्लैंक ने बोला कि अगर आपको रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पता है तो आप उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके से वेव कैरेक्टर की बात हो रही है इस रिलेशन में। फ्रीक्वेंसी वेव्स की होती है या वेवलेंथ वेव्स की होती है। और आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी थी जिसको हम आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस में कितनी एनर्जी जो है वो प्रेजेंट होती है वो डिपेंड करती है उस सब्सटेंस के मास के ऊपर। E is equal to mc स्क्वायर, ये मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, मैटर पे अप्लाई होती है ये रिलेशन। अब क्योंकि डी ब्रॉगली ने ये बोला कि जब भी कोई मैटर मूव करता है, मतलब जब भी ये मैटर मूव करेगा तो इसके साथ एक वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ होगा। हेंस सिंस वेव कैरेक्टर is associated with matter, hence h mu is equal to mc square। म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, h इंटू सी डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू m इंटू सी का स्क्वायर। c से c कैंसिल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। तो यहां पर तो c जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन अगर आपकी बॉडी जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर रही तो आप इसको लिख सकते हैं v, वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द मैटर। तो इफ बॉडी इज नॉट मूविंग with speed of light, then
लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इस इक्वेशन का हम यूज करके किसी भी मैटर के साथ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड जो होगा उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, इसका हम एग्जाम्पल अप्लाई करते हैं उसी बुलेट पे जिसका मैंने एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले तुम्हें दिया। हमारे पास एक बुलेट है और इस बुलेट का मास जो है वो है 10 ग्राम। ये बुलेट जब फायर की जाती है गन से तो इस बुलेट की वेलोसिटी जो है वो है साउंड की स्पीड के बराबर, सपोज 300 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट तो नहीं है, अप्रोक्सीमेटली ले लिया मैंने, कैलकुलेशन में इजी रहेगा। तो इतनी स्पीड से अगर बुलेट ट्रैवल कर रही है साउंड की स्पीड से और उस बुलेट का मास कितना था, तो ये बताओ इस बुलेट से जो वेव्स निकल रही होंगी उनकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो हम अप्लाई करते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाय मास कितना है बुलेट का, ग्राम। बच्चों यहां पर यूनिट क्या होती है एच की यूनिट होती है जूल सेकेंड। तो जूल के अंदर किलोग्राम मीटर आता है, ऐसा यूनिट आती है। तो इसको आपको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.01 किलोग्राम। तो ये मास हो गया 0.01 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है 300 मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 इंटू ये 100 ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 300। तो 10 ग्राम की अगर बुलेट है तो इसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है वो कितनी है, डिवाइड कर दो 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 34। ये वेवलेंथ आई और इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर। इतनी छोटी वेवलेंथ है जो हमारे लिए क्या है, नेग्लिजिबल। इसलिए जब बुलेट किसी के बगल से निकलती है तो आपको जो है वो फर्क नहीं पड़ता, आपको पता नहीं चलता, आपको फील भी नहीं होता कि सराउंडिंग से जो है वो बुलेट निकली है, क्योंकि उसके साथ जो वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ है वो क्या है, बहुत ही कम। लेकिन अगर सपोज हम यहां पर बुलेट की जगह इलेक्ट्रॉन ले लें और इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और उसके लिए हम वेवलेंथ कैलकुलेट करें कि कितनी वेवलेंथ जुड़ी हुई होगी उस इलेक्ट्रॉन के साथ। नेक्स्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग with the speed of light, with the speed of light, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके साथ ये बताओ कितना वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा। तो हम रिलेशन यूज करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और वेलोसिटी कितनी होती है लाइट की 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस 31 जब ऊपर जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा -3, और जब 8 को ऊपर लेके जाओगे तो 6.626 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -11। अब देखो बच्चों, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली मैं लिख देता हूं यहां पर 6.626 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 10 की पावर माइनस 11 अप्रोक्सीमेटली 290.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11। इसको मैं लिख सकता हूं 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 12 और 10 की पावर माइनस 12 को बोला जाता है पिकोमीटर। तो जो वेवलेंथ आप रेडिएशंस की देख रहे थे, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ जब मैंने लिखी थी आपको बताई थी, वो सभी वेवलेंथ किसमें थी, या तो एंगस्ट्रॉम में या पिकोमीटर में। तो जब इलेक्ट्रॉन लाइट की स्पीड से मूव करता है तो उसके साथ जो वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ होता है, अब ये नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी रेडिएशंस देखते हैं उन सब की वेवलेंथ या तो पिकोमीटर में आती है या एंगस्ट्रॉम में आती है। तो हम ये वैल्यूज ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए अब इस इलेक्ट्रॉन को, इसके साथ जो वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ है उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो जब हमने बुलेट को देखा तो उसके साथ बहुत ही छोटा वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, लेकिन इस केस में हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब अगर इसी कंसेप्ट को मैं अप्लाई करूं किसी बस के ऊपर, तो सपोज एक बस है और वो ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से,
या एक क्रिकेट बॉल का एग्जांपल ले लो, कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, उसकी क्रिकेट बॉल का वजन जो है वो है 50 ग्राम और तुमने छक्का मार दिया और वेलोसिटी थी उस टाइम पर बॉल की 30 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये बताओ उस बॉल के साथ वेव कैरेक्टर कितना जुड़ा हुआ होगा, वेवलेंथ कितनी होगी उस बॉल के साथ जो जुड़ी हुई होगी, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ बॉल कितना है 50 ग्राम, इसको आप कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0.05 इंटू वेलोसिटी कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर भी आपको जो है वो एक छोटा नंबर देखने को मिलता है 10⁻32। तो ये एक काफी छोटा नंबर हो गया, इसलिए क्रिकेट बॉल के साथ जो वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ होगा वो हमारे लिए नेग्लिजिबल है। तो आप किस वेव कैरेक्टर को कंसीडर करेंगे जब आपकी 10⁻⁻15 से नीचे आ जाए, मतलब 10⁻⁻14 -13 -12 इतनी वेवलेंथ आ जाए किसी की, तो हम खाली उसी को कंसीडर करते हैं। अगर इससे कोई बड़ा नंबर है -20 आ रहा है -22 आ रहा है तो इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये वेवलेंथ जो है वो आपके लिए कंसीडरेबल नहीं होगी। तो ये था डी ब्रॉगली रिलेशन, सभी चीजों पे अप्लाई होता है, जो भी चीज मूव करती है उसके साथ एक वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो कोई एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बस है, ट्रक है, इन सभी के साथ एक वेव कैरेक्टर जुड़ा हुआ होगा ड्यूरिंग देयर मोशन। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर। अब आपको जो असाइनमेंट मिलेगा वो ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हमने एटॉमिक नंबर मास नंबर पढ़े वो, और ये डी ब्रॉगली रिलेशन से रिलेटेड बनेंगे। बच्चों इसका क्वेश्चन जो है वो आपको प्रीवियस पेपर्स में थियोरेटिकल एग्जाम में भी मिलेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेंगे, तो इसको जो है वो आप अच्छे से स्टडी कर लेना। डी ब्रॉगली रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन था ये।